नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू पॉलिटी बाय केडी। मेरा नाम है कुलदीप आनंद और आज की इस वीडियो में हम वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर के महान थिंकर प्लेटो को डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। टाइम ऑफ प्लेटो 427 से लेकर 347 बीसी के बीच में था, अर्थात 427 से लेकर 347 बीसी के बीच में प्लेटो का एग्जिस्टेंस देखा गया। प्लेटो बिलोंग करते हैं एथेंस से। पेलोपोनेशियन वॉर इन्हीं के समय पे हुई, जो कि स्पार्टा वर्सेस एथेंस के बीच में लड़ी गई थी, जिसमें एथेंस हारता है स्पार्टा से। और प्लेटो वांटेड टू नो दैट द रीजन फॉर द डिक्लाइन ऑफ एथेंस। प्लेटो जानना चाह रहे थे कि क्या रीजन रहा है जो एथेंस का डिक्लाइन हुआ है। ही वांटेड टू मेक अ एथेंस एन आइडियल स्टेट, और वो एक आइडियल स्टेट के रूप में देखना चाहते थे एथेंस को। चलिए अब प्लेटो की कुछ थ्योरीज को डिस्कस करते हैं। हमारी फर्स्ट थ्योरी है थ्योरी ऑफ फॉर्म्स। फॉर्म्स आर आइडियल कॉन्सेप्ट। जो फॉर्म्स है वो आइडियल कॉन्सेप्ट है। प्लेटोस थ्योरी सजेस्ट द आइडियल फॉर्म और कॉन्सेप्ट रिप्रेजेंट द ट्रू नेचर ऑफ ऑब्जेक्ट। ट्रू नेचर ऑफ ऑब्जेक्ट रिप्रेजेंट होता है आइडियल फॉर्म्स के द्वारा। ऑब्जर्वेबल वर्ल्ड एज इम्परफेक्ट रिफ्लेक्शन। जो आप देख रहे हो दुनिया, ये इम्परफेक्ट रिफ्लेक्शन है। द फिजिकल वर्ल्ड रिफ्लेक्ट्स इम्परफेक्टली द आइडियल फॉर्म्स। आइडियल फॉर्म का ही इम्परफेक्ट रिफ्लेक्शन है ये फिजिकल वर्ल्ड। जो आप दुनिया देख रहे हो ये इम्परफेक्ट है, आइडियल फॉर्म का ही एक रिफ्लेक्शन के फॉर्म में। अपेयरिंग एज अ शैडो और इनकम्प्लीट कॉपीज। अर्थात जो आप देख रहे हो ना पूरी दुनिया में, पेड़ पौधे पहाड़ झरने, ये सब फॉर्म का ही इम्परफेक्ट शैडो है या फिर इनकम्प्लीट कॉपी कहलाती है। फॉर्म्स एंड ट्रू नॉलेज। ट्रू नॉलेज कम्स फ्रॉम अंडरस्टैंडिंग दीज आइडियल फॉर्म्स थ्रू रीजन, रिवीलिंग द अनलिमिटेड रियलिटी ऑफ एग्जिस्टेंट। अर्थात ट्रू नॉलेज जो है वो कम मतलब आती है अंडरस्टैंडिंग के द्वारा, बट वो अंडरस्टैंडिंग कैसे होगी? थ्रू रीजन। अर्थात आप रीजन करोगे तब जा करके आप अंडरस्टैंड कर पाओगे द आइडियल फॉर्म को, और रीजन करने की वजह से ही जो अनलिमिटेड रियलिटी एग्जिस्ट करती है उसको रिवील किया जा सकता है। हमारी नेक्स्ट थ्योरी है एलिगरी ऑफ केव की थ्योरी। अर्थात इसको हम मिथ ऑफ केव के नाम से भी जानते हैं। आप ये चित्र देख रहे होंगे, इसमें कुछ प्रिजनर्स हैं जिनको चैन से बांधा गया है दीवार के इस साइड में, और दीवार के इस साइड में कुछ लोग कुछ आकृतियां लेकर खड़े हुए हैं जिनकी शैडो इस दीवार पर बन रही है। अर्थात प्रिजनर्स इन द केव, पीपल्स इन डार्क केव। अर्थात एक जो लोग हैं वो एक डार्क यानी कि अंधेरी गुफा के बीच में रह रहे हैं, जिनको चेन किया गया यानी कि बांधा गया है। उनका जो फेस है उस वॉल की तरफ है। सी ओनली द शैडो कास्ट बाय द ऑब्जेक्ट बिहाइंड देम। जो ये ऑब्जेक्ट हैं इनकी शैडो कास्ट हो रही है इस वॉल के ऊपर, जो कि इस वॉल के पीछे से कास्ट की जा रही है। अब इन लोगों के लिए जो शैडो है वही रियलिटी है, क्योंकि इन लोगों ने बाहर की दुनिया नहीं देखी है, इन्होंने इस केव के अंदर ही पूरी जिंदगी बिताई है। इनकी जो भी शैडो इनकी वॉल के ऊपर जो क्रिएट होती है, जो बनती है, जो शैडो कास्ट होती है, ये इसी को ही रियल मानते हैं। इन्होंने रियल वर्ल्ड नहीं देखा, लेकिन जो इनको दिखाई दे रहा है केवल ये इसी को रियल मान रहे हैं, इसीलिए शैडो एज रियलिटी। प्रिजनर परसीव शैडो एज रियल। वो मानते हैं कि जो शैडो है वो रियल है। अनअवेयर द आउटसाइड वर्ल्ड, और ये अनअवेयर है आउटसाइड वर्ल्ड से। द ट्रू फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्ट कॉजिंग द शैडो। जो ऑब्जेक्ट है जिसकी वजह से जो शैडो क्रिएट हो रही है उसकी एक्चुअली ट्रू फॉर्म से ये अभी अज्ञान्य है, यानी कि ये नहीं जानते हैं कि वो ट्रू ऑब्जेक्ट क्या है। बस ये ट्रू ऑब्जेक्ट किसको मान रहे हैं? इस शैडो को मान रहे हैं। लेकिन कुछ जो प्रिजनर्स हैं वो एस्केप करते हैं उस चेन को तोड़कर और देखते हैं आउटसाइड वर्ल्ड को। इफ अ पर्सन if a prisoner escape, experience the outside world and understand the sunlight, it symbolize
एनलाइटनमेंट एंड रियलाइजिंग द हायर ट्रूथ बियॉन्ड द अपीयरेंस। अर्थात जो लोग उस चेन को तोड़कर बाहरी दुनिया में गए, उन्होंने देखा कि जो हमें दिखाई दे रहा था, जो शैडो कास्ट हो रही थी, वो एक्चुअली में रियल नहीं है। रियल तो इस केव के बाहर की दुनिया है, जो इस सूर्य की रोशनी की वजह से हमें एनलाइटेंट होती हुई दिखाई दे, एल्यूमिनेट होती हुई नजर आ रही है। अर्थात जो मिथ ऑफ केव है वो यही दर्शाना चाहता है कि जो हम देख रहे हैं एक्चुअली में ये रियल नहीं है। रियल जो है वो कुछ और है, जिसको हम केवल और केवल रीजन के थ्रू ही जान पा सकते हैं। नेक्स्ट, आइडिया ऑफ द गुड। गुड का आइडिया, गुड एज अ सुप्रीम फॉर्म। जो गुड मानते हैं वो है एक सुप्रीम फॉर्म। प्लेटो आइडेंटिफाइज द गुड एज द हाईएस्ट फॉर्म अमंग ऑल अदर्स। अर्थात जो गुड है, अर्थात जो सत्य है, जो सही है, जो अच्छा है, वो सबसे ऊपर होगा, वो सबसे हाईएस्ट फॉर्म होगी। इन्होंने इसका एग्जाम्पल में सन को लिया। सन एनालॉजी, द कॉन्सेप्ट ऑफ गुड इज लिंक्ड टू द सन इल्यूमिनेटिंग एंड मेकिंग एवरीथिंग एल्स विजिबल। अर्थात जो सन है वो इल्यूमिनेट करता है, यानी कि चमकता है, जिसकी रोशनी से हम पूरी दुनिया को देख पाते हैं। हम एवरीथिंग यानी कि हर किसी भी चीज को अपनी आंखों से देख पाते हैं। ये केवल और केवल सूर्य की रोशनी की वजह से ही हो पा रहा है। इसलिए हाईएस्ट फॉर्म को इन्होंने सूर्य माना, यानी कि सूर्य की जो रोशनी है वो इल्यूमिनेट कर रही है पूरी दुनिया को। और ये गुड जो है वो सेंट्रल रोल है इन मेटाफिजिक्स। अर्थात मेटाफिजिक्स में ये सेंट्रल रोल की तरह निभाते हुए नजर आ रही है। गुड प्लेज अ सेंट्रल रोल गाइडिंग एंड इल्यूमिनेटिंग ऑल अदर फॉर्म ऑफ प्लेटोस फिलोसफी। अर्थात प्लेटो की जितनी भी फिलोसफी हैं उन सब के अंदर जो गुड का है वो एक क्रूशियल रोल की तरह नजर आता हुआ दिखाई देता है। अर्थात ये गाइडिंग कर रहा है, यानी कि इल्यूमिनेट कर रहा है बाकी सारी फिलोसफी को। नेक्स्ट, थ्योरी ऑफ जस्टिस। जस्टिस एज अ ड्यूटी। प्लेटो का मानना है कि जस्टिस कुछ नहीं है, जस्टिस केवल वो है कि हर कोई अपना काम अपने आधार पर स्वयं करता रहे, बिना किसी आउटसाइड इंटरफेरेंस के। अर्थात कोई भी व्यक्ति जो भी अपना काम कर रहा है वो अपना काम लगातार करता रहे, अपने समाज को चलाने के लिए, अपने राज्य को चलाने के लिए, लेकिन कोई भी व्यक्ति किसी अन्य के काम में हस्तक्षेप ना करे। इसीलिए जस्टिस को इन्होंने ड्यूटी के फॉर्म में देखा। प्लेटोस कॉन्सेप्ट ऑफ जस्टिस इन्वॉल्व्स इंडिविजुअल एंड क्लासेस परफॉर्मिंग देयर ओन ड्यूटीज अकॉर्डिंग टू देयर रोल्स इन सोसाइटी। अर्थात किसी भी इंडिविजुअल का या क्लास का जो भी परफॉर्मेंस होगा, जो उनका रोल होगा सोसाइटी में, वो उनकी ड्यूटी कहलाएगी और वही ड्यूटी उनका जस्टिस होगा। स्टेशन ऑफ लाइफ, ईच पर्सन एंड क्लास शुड फुलफिल देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू द बेस्ट ऑफ देयर एबिलिटीज एंड एप्टीट्यूड। अर्थात हर व्यक्ति या हर क्लास अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को अपने उच्च स्तर तक लेकर जाए, जिसके लिए राज्य अपने आधार पर काम कर सके। अर्थात व्यक्ति या क्लास अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को बेस्ट लेवल पर लेकर जाए, यही जस्टिस है। नॉन इंटरफेरेंस, जस्टिस इज अचीव्ड व्हेन इंडिविजुअल एंड क्लासेस फोकस ऑन देयर ड्यूटी विदाउट इंटरफेयरिंग इन डोमेन्स ऑफ अदर्स। अर्थात कोई भी इंडिविजुअल हो या कोई क्लास हो, वो अपना काम करे, ना कि किसी और के काम में हस्तक्षेप करे। यही जस्टिस कहलाता है प्लेटो के द्वारा। लेकिन हम बार बार एक क्लास वर्ड इस्तेमाल कर रहे हैं। ये क्लास कहाँ से आई, कहाँ से प्लेटो ने क्लास का कॉन्सेप्ट लेकर आए, इसको हम अगले थ्योरी के अंदर देखते हैं। नेक्स्ट थ्योरी, थ्योरी ऑफ एजुकेशन। स्ट्रक्चर ऑफ एजुकेशन सिस्टम प्रपोज बाय प्लेटो। फर्स्ट, बेस या फाउंडेशन या अर्ली एजुकेशन, जो कि 6 to 20 ईयर्स तक दी जाएगी। एम्फेसाइज ऑन फिजिकल एंड आर्टिस्टिक डेवलपमेंट इंक्लूडिंग म्यूजिक, लिटरेचर एंड फिजिकल एक्टिविटीज। अर्थात जो बेस, फाउंडेशन या अर्ली एजुकेशन सिस्टम है, जो कि 6 से लेकर 20 साल तक के व्यक्तियों को दिया जाएगा,
उसमें इम्फेसाइज किया जाएगा फिजिकल और आर्टिस्टिक डेवलपमेंट में, जिसमें वो म्यूज़िक, लिटरेचर एंड फिजिकल एक्टिविटीज़ करेंगे। और 20 साल के बाद में उनका एक टेस्ट होगा। इस टेस्ट में जो पास होंगे वो नेक्स्ट यानी कि नेक्स्ट लेवल या इंटरमीडिएट लेवल पे जाएंगे। जो फेल होंगे वो प्रोड्यूसर क्लास कहलाएंगे। प्रोड्यूसर क्लास अर्थात क्लास का कॉन्सेप्ट जो है वो थ्योरी ऑफ एजुकेशन से निकलता हुआ नजर आ रहा है। नेक्स्ट इंटरमीडिएट लेवल, जिसको हम डायलेक्टिक लर्निंग भी कहते हैं, जिसकी उम्र 21 से 35 साल तक के लिए है। एडवांसमेंट टू मोर एडवांस एजुकेशन इन्वॉल्विंग डायलेक्टिक लर्निंग वेयर इंडिविजुअल क्वेश्चंस एंड एक्सप्लोर एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट, अर्थात ये और ज़्यादा एडवांस एजुकेशन होगी जिसमें डायलेक्टिकल लर्निंग होगी, अर्थात वाद संवाद का कॉन्सेप्ट होगा। इसमें इंडिविजुअल के क्वेश्चन होंगे और ज़्यादा एक्सप्लोर किया जाएगा एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स को। जो इस लेवल को पास करेगा वो थर्ड लेवल में पहुंचेगा और जो फेल हो जाएगा वो मिलिट्री या सोल्जर क्लास कहलाएगा, जिनको हम ऑक्सिलरी क्लास भी कहते हैं, ऑक्सिलरी क्लास। नेक्स्ट पीक या फिर फिलोसोफर किंग क्लास, जिसकी एज 36 से 50 ईयर्स के बीच में है। इस हाईएस्ट लेवल रिप्रेजेंट फिलोसोफर किंग हु हैव अचीव्ड द पिनिकल ऑफ एजुकेशन, possessing wisdom and deep understanding of forms, अर्थात ये हाईएस्ट फॉर्म है एजुकेशन की, जिसमें फिलोसोफर किंग बनता हुआ नजर आता है, जो कि प्रोसेस कर रहा है विजडम्स को और डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ फॉर्म्स, अर्थात फॉर्म की डीप अंडरस्टैंडिंग इसी लेवल पर आती है। जो इस लेवल पर आते हैं इन्हीं में से चुना जाता है किंग, जिसको हम फिलोसोफर किंग कहते हैं। वो कैसे चुना जाता है, प्लेटो ने ऐसा कोई डिफाइन नहीं किया है, बट उन्होंने ये कहा कि फिलोसोफर किंग जो है वो अपने आप उभरता हुआ नजर आएगा, जैसे कीचड़ में से कमल का फूल आता है निकलकर, इसीलिए इनको फर्स्ट फासिस्ट भी कहा गया। नेक्स्ट प्लेटोस आइडियल स्टेट एज इंडिविजुअल रिट लार्ज, अर्थात जो स्टेट है वो इंडिविजुअल का ही एक एक्सटेंडेड वर्जन है। रिफ्लेक्ट द आइडिया दैट द स्टेट इज एन एक्सटेंशन ऑफ इंडिविजुअल एम्बोडिंग एंड मैनिफेस्टिंग सिमिलर वर्चुअस एज कैरेक्टरिस्टिक्स, अर्थात जैसे इंडिविजुअल के अंदर कुछ वर्चुअस होती हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, उसी तरीके से स्टेट में भी होती हैं। इसीलिए जो इंडिविजुअल का एक्सटेंडेड वर्जन है वो स्टेट कहलाता है। स्टेट क्राफ्ट इज अ सोल क्राफ्ट, हाईएस्ट हाईलाइट्स द इंटीमेट कनेक्शन बिटवीन द स्टेट गवर्नेंस, जिसको स्टेट क्राफ्ट कहा गया, एंड देन मोरल एंड इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट ऑफ सिटीजन्स, जिसको सोल क्राफ्ट कहा गया। इसीलिए स्टेट क्राफ्ट क्या है, सोल क्राफ्ट है। इसी आइडियल स्टेट के अंदर 3 क्लासेस जो हमने पीछे एजुकेशन सिस्टम से निकलती हुई नजर आ रही थी, उसी को इन्होंने 3 क्लासेस के रूप में कन्वर्ट किया है। वो 3 क्लासेस, प्लेटोस आइडियल स्टेट कंप्राइजेस 3 क्लासेस, फर्स्ट फिलोसोफर किंग, सेकंड ऑक्सिलरीज या सोल्जर, एंड थर्ड वन इज प्रोड्यूसर, ईच विद डिस्टिंक्टिव रोल्स। हर किसी के अपने अपने कार्य हैं, हर किसी के अपने अपने कर्तव्य हैं जो राज्य के प्रति हैं। ओपन क्लास सिस्टम एडवोकेट्स फॉर अ ओपन क्लास सिस्टम बेस्ड ऑन मेरिट, जो प्लेटो है वो क्लास सिस्टम को एडवोकेट करते हैं, यानी कि पूरे राज्य के अंदर क्लासेस में लोगों को डिफाइन किया गया है। डिटरमाइन थ्रू द एजुकेशन एंड टेस्ट, जो निकला है, जो क्लासेस जो सिस्टम निकला है वो निकला है एजुकेशन सिस्टम से। जो पास होगा वो नेक्स्ट एजुकेशन के लेवल पर पहुंचेगा, जो फेल होगा वो एक अलग क्लास के अंदर चला जाएगा। एलिजिंग इंडिविजुअल विद रोल एंड सूट्स देयर एबिलिटीज, अर्थात ये इंडिविजुअल के रोल्स को बताता है और उनकी एबिलिटीज को दर्शाने के लिए इन्होंने क्लास सिस्टम में डिफाइन किया। कम्युनिटी ऑफ वाइफ एंड प्रॉपर्टी सजेस्ट एज अ कम्युनल अप्रोच टू फैमिली एंड प्रॉपर्टी अमंग द गार्जियन क्लास, एमिंग द एलिमिनेट प्राइवेट ओनरशिप विद इन द क्लास, अर्थात जो गार्जियन क्लास हो गए, गार्जियन क्लास 2 क्लासेस का मर्जअप है, जिसको हम सोल्जर क्लास
और फिलोसोफर किंग क्लास, इन दोनों को ना ही तो अपनी फैमिली रखने का अधिकार होगा और ना ही कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी रखने का अधिकार होगा। अर्थात करप्शन करने के सारे स्कोप बंद कर दिए प्लेटो ने। कोई व्यक्ति करप्शन इसलिए करता है क्योंकि उसके पीछे कोई मोटिवेशन होगा। वो मोटिवेशन या तो उसकी फैमिली होगी या फिर कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी होगी। गार्जियन क्लास को प्राइवेट प्रॉपर्टी और फैमिली रखने का ही अधिकार नहीं है, इसीलिए करप्शन ना होने की संभावना देखी जाती है। फ्री कंपलसरी एजुकेशन एंड ट्रेनिंग एम्फेसाइज किया गया प्लेटो के द्वारा फ्री एजुकेशन पर और कंपलसरी एजुकेशन पर, साथ ही साथ ट्रेनिंग पर फॉर द ऑल सिटीजन। नेक्स्ट, some other important facts about Plato. Plato was first person to use Socrates' dialectic method. डायलैक्टिकल मेथड को फर्स्ट टाइम यूज करने वाला कोई व्यक्ति है तो वो प्लेटो है। प्लेटो इज अ आइडियलिस्टिक हु थिंक दैट आउट टू बी देयर रेदर देन व्हाट इज। व्हाट इज से ज़्यादा फोकस करते हैं ये कि क्या होना चाहिए, इसीलिए इनको आइडियलिस्टिक थिंकर कहा जाता है। प्लेटो इज यूटोपियन क्योंकि ये इम्प्रैक्टिकल है। प्लेटो का जो आइडियल स्टेट है वो एक्चुअली में इम्प्रैक्टिकल है आज के समाज के आधार पर, इसीलिए इनको यूटोपियन थिंकर भी कहा जाता है। प्लेटो इज रेडिकल हु इज लुकिंग फॉर अ रीचिंग चेंज। वो चाहते हैं कि किसी भी प्रकार से राज्य के अंदर परिवर्तन हो, इसीलिए इनको रेडिकल भी कहा जाता है। प्लेटो इज अ फर्स्ट फेमिनिस्ट। इनको फर्स्ट फेमिनिस्ट इसलिए कहा गया क्योंकि फिलोसोफर किंग कोई भी हो सकता है, स्पेसिफिक इन्होंने किसी जेंडर के बारे में बात नहीं की है, इसीलिए चाहे तो मेल बने चाहे फीमेल बने, इसीलिए इनको कहा गया फर्स्ट फेमिनिस्ट। इनका स्कूल जो इस एथेंस में था उसका नाम था द अकेडमी। प्लेटोस बुक रिपब्लिक, अपोलॉजी, स्टेटमेंट, लॉज, क्रेटो, टीमियस, मीनो, ये इनकी कुछ प्रमुख बुक्स हैं। प्लेटोस रिपब्लिक, जो प्लेटो की रिपब्लिक बुक है, इट इज़ अ वर्क ऑफ प्लेटो व्हेन ही वाज यंग। इसको यंग प्लेटो के नाम से भी जाना जाता है। ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है कि कौन सी बुक यंग प्लेटो की है, कौन सी मैच्योर प्लेटो की है। तो यंग प्लेटो की जो बुक है वो है रिपब्लिक। स्टेटमेंट्स, इट इज़ अ बुक ऑफ प्लेटो इन ट्रांजिशन, अर्थात ये ट्रांजिशन के फेस में जो बुक थी वो थी स्टेटमेंट्स की। द लॉज इज अ मैच्योर प्लेटो व्हेन द प्लेटो वाज मैच्योर। जब प्लेटो मैच्योर हुआ तो इन्होंने एक बुक लिखी द लॉज। बुक्स ऑन प्लेटोस। क्रिटिक्स, कुछ क्रिटिक भी हैं जिन्होंने प्लेटोस के ऊपर बुक लिखी है। उन बुक का नाम द ओपन सोसाइटी एंड इट्स एनिमीज 1945, जो कि कार्ल पॉपर ने लिखी है। प्लेटो टुडेज 1936, RHS क्रॉसमैन ने ये बुक लिखी। द प्लेटोनिक लेजेंड 1934, वार्नर फिटे ने ये बुक लिखी। ये तीनों ही क्रिटिक्स कहलाते हैं। प्लेटो को प्रेज्ड भी किया है। द लेक्चर्स ऑन द रिपब्लिक ऑफ प्लेटो 1922, RL नेटलशिप ने ये बुक लिखी है। द मैन एंड इट्स वर्क, हिज वर्क 1908, AE टेलर ने ये बुक लिखी है। थैंक यू गाइस, आज का लेक्चर यहीं समाप्त होता है। यदि आप इस क्लास की PDF चाहते हैं तो मेरे टेलीग्राम पे आपको इसकी PDF मिल जाएगी, और आप चाहते हैं तो मेरे इंस्टाग्राम को भी फॉलो कर सकते हैं। और डोंट फॉरगेट लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। थैंक यू गाइस।